Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to this 9 p.m. nursing class. आज भी एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पर उससे पहले कुछ एक मैसेज आपके लिए। देर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। अगर आप किसी अच्छी जगह जाना चाहते हो, कोई अच्छा सा ड्रीम आपने देखा है उसको पूरा करना चाहते हो, कोई चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैं आपको तब तक याद दिलाती रहूँगी जब तक आप ये नहीं मानोगे कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि किसी तरीके से मैं मेहनत करने से बच जाऊँ और मुझे ये चीज़ भी मिल जाए, किसी तरीके से मैं रोज़ का हार्ड वर्क ना करूँ और मेरा नॉर्सेट भी क्लियर हो जाए, कुछ शॉर्टकट मुझे ऐसा मिल जाए, तो जब तक आप इस चीज़ पे यकीन नहीं करोगे ना कि हार्ड वर्क इज़ दी ओनली मेथड, इज़ दी ओनली वे, इज़ दी ओनली चॉइस यू हैव, तब तक मैं आपको याद दिलाती रहूँगी कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग एक और थियरी डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। जो साइको एनालिटिकल थियरी है वो कल के सेशन में हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थियरी बाय एरिक एरिक्सन एंड इट इज़ साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी। यूनिट 2 के अंदर आता है हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, वेदर आप बीएससी नर्सिंग के फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो। इस क्लास को एंड तक देखना और पार्टिसिपेट करना एमसीक्यू डिस्कशन में। लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं। देखिए ये है पूरी समरी, ये है पूरा चार्ट जो हमें डिस्कस करना है। एरिक एरिक्सन ने जब इन चीज़ों को स्टडी किया कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, अब पर्सनालिटी क्या है और क्या फैक्टर्स हैं, ये हम ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कल का सेशन क्लास एक बार देख लेना, जिससे कि जो बेसिक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने साइको सोशल डेवलपमेंट पे। तो एरिक एरिक्सन ने जब ये देखा, स्टडी किया कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, तो एरिक्सन ने अपनी थियोरी में ये बताया कि साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। और सबसे अच्छी बात इस थियोरी की ये है कि बर्थ से लेकर डेथ तक ये थियोरी डिफरेंट टोटल 8 स्टेजेस में इस थियोरी को, साइको सोशल डेवलपमेंट को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और हर स्टेज का अपना एक इम्पॉर्टेंट काम है, हर स्टेज का अपना एक एक अचीवमेंट है। अगर उसके बीच में बैलेंस बना रहा, अचीवमेंट हो गया, तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और कहा जाता है कि वो जो स्टेज है वो सक्सेसफुल हो गई है और हमें आगे की लाइफ में हेल्प मिलती है। तो यही हम देखेंगे, एक एक स्टेज डिस्कस करेंगे, क्या उसका टास्क है, इवेंट है उस स्टेज का जो कंप्लीट करना है और क्या आउटकम है। अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो क्या होने वाला है, नहीं कर पाए तो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, टोटल 8 स्टेजेस बताई हमें एरिक्सन ने। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, अडोलेसेंट, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड मेच्योरिटी। ओके, नाउ दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि दो चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो जो ऑप्शन ए है वो होगा लाइफ में आगे जाके। अगर अच्छा सब कुछ नहीं चलेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो ये जो सेकंड पार्ट है वो हो सकता है। लेट अस डिस्कस। अब देखते हैं कि क्या मतलब है इन चीज़ों का। जैसे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इन्फेंसी, एक और डायग्राम है जिसको थोड़ा सा पिक्टोरियल पिक्चर्स के साथ समझाने की कोशिश की गई है। एक ब्रॉड तरीके से देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिखाया गया कि स्टेज 1 में एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा मतलब 1 साल तक का। एंड आई एम श्योर आप सब ने इतने छोटे बच्चे देखे होंगे और ये देखा होगा कि वो कुछ भी काम खुद नहीं कर सकते, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर केयर गिवर्स। स्टेज 2 में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनमें ये आता है कि हाँ वो अपने छोटे छोटे काम खुद करना चाहते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं 3 से 5 साल के, तो उनको लगता है कि अपने काम तो उन्होंने करने सीख लिए, अब उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे कंट्रोल चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़े और बड़े होते हैं जब वो मिडिल स्कूल एज के होते हैं, 6 से 11 साल के,
तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नए नए काम करने शुरू करने हैं, कुछ नई नई स्किल्स गेन करनी शुरू करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक बॉल के साथ बच्चा खेलने की कोशिश कर रहा है। कुछ नए नए काम, नए नए खेल, नई नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेज 5 पे, जो कि टीनेज है, एडोलेसेंट एज है। यहाँ पे क्या है, दे स्ट्रगल बिटवीन आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड कन्फ्यूजन। उनको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, एक अलग से उनको लोग पहचाने, उनकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के फॉर्म में हो या फिर किसी को करिकुलर एक्टिविटी के फॉर्म में हो, कोई हॉबी के फॉर्म में हो, तो उनको अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है। उसके बाद अगली स्टेज पे चलें तो 18 से लेके 40 साल तक जो यंग एडल्ट ईयर्स हैं, इसमें क्या है, इसमें मेन फोकस जो है वो क्लोज रिलेशनशिप्स बनाने पे है, इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाने पे है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर इंटीमेट रिलेशनशिप्स बना पाए तो अच्छा, नहीं बना पाए तो वो आइसोलेटेड फील करेंगे। उसके बाद हम आते हैं 40 to 65 ईयर्स की एज पे, जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव एज है, जिसमें कि जनरेट करना है, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, अपनी फैमिली के लिए जनरेट करना है। और अगर प्रोडक्टिविटी कर पाते हैं, अगर काम कर पाते हैं, पैसे कमा पाते हैं, अपने लिए कुछ कर पाते हैं, अपना कोई काम खड़ा कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं सोसाइटी के, कम्युनिटी के। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको स्टैगनेंट फील होता है, रुका हुआ फील होता है, उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेज 8 में जो बात हुई वो हुई ओल्डर एडल्टहुड की, जो कि 65 ईयर्स से लेकर डेथ तक है, जिस स्टेज में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। अब 65 ईयर्स के बाद, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, एरिक्सन ने ये बताया कि जब ओल्ड एज में इंसान पहुंचता है तो वो अपनी पहले की ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करता है, पहले की ज़िंदगी से रिलेटेड रिफ्लेक्शंस करता है। वो ये देखता है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी जी है या जो भी मैंने काम किए हैं वो अच्छे तरीके से किए हैं या कुछ कमी रह गई है। तो अगर उसको लगता है कि हाँ, उसने अपनी काम अच्छे से किए हैं, अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी चाहिए थी वैसे जी है, तो इंटेग्रिटी, पर्सन विल डेवलप ईगो इंटेग्रिटी। और अगर उसको लगता है कि नहीं, होता है कई बार, आपने सुना होगा, जो इस एज के लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं ये ठीक करना चाहूँगा, ये सही करना चाहूँगी। तो वो क्या कर रहे होते हैं, उस समय रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे ये काम ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे करके चलता तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, अगर मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसे किया होता तो वो आज कुछ और होते। तो डिस्पेयर मतलब वो रिग्रेट, वो जो दुख है वो सामने आता है। तो ये हमारी स्टेजेस हैं जो एक पिक्चर्स के फॉर्म में आप और अच्छे से इनको समझ पाए हो। देखो, अब बात करते हैं सबसे पहली स्टेज, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट कहाँ से आ रहा है और मिसट्रस्ट कहाँ से आ रहा है। देखो, स्टेज 1 जो कि 0 to 1 ईयर्स है ना, 0 से 1 साल तक के बच्चे की जो स्टेज है उसको बोला गया है। अब यू ऑल हैव सीन, आपने देखा है इतना छोटा बच्चा 0 to 1 ईयर कैसा होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट हर चीज़ के लिए। अपने आप वो कुछ नहीं कर सकता, भूख लगी है तो वो डिपेंड है, उसको हाइजीन की नीड है तो वो डिपेंड कर रहा है दूसरों पे, अपने केयर गिवर्स पे। अगर उसकी नीड्स, अगर जो उसके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, मदर हैं, पेरेंट्स हैं, मदर नहीं है तो मदर की एब्सेंस में जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, अगर वो कंप्लीटली प्रेजेंट हैं, उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, ओके, फुलफिलिंग द नीड्स। देखो बच्चों, आई होप आप साथ में नोट्स ज़रूर बना रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एरिक्सन की थियरी आ सकती है और आएगी तो आपको इसी तरीके से उसको इलेबोरेट करके लिखना है। तो देखो, अगर ये सब हो रहा है, अगर बच्चे की खाने की नीड फुलफ़िल हो रही है, उसकी हाइजीन की, उसकी लव एंड अफेक्शन की, एक्सेप्टेंस की, ये सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं, तो क्या डेवलप होता है, बच्चा बड़े लोगों पे ट्रस्ट करने लगता है। उसको लगता है कि हाँ, मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये जो केयर गिवर है, मदर है या फैमिली मेम्बर्स हैं या एडल्ट है, वो मेरी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर
अगर दे आर नॉट प्रेजेंट, अगर नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं इमोशनली, जो पेरेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, अगर बच्चे को छोड़ दिया गया है, वो रो रहा है तो रोते ही रह रहा है, उसकी कोई नीड पूरी नहीं की गई है, तो क्या होगा, बच्चे, now the child will start developing this mistrust on adult figures. बड़े लोगों पे उसको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग के लिए ये डेवलप हो गया, आगे जाके भी उसको दूसरों पे विश्वास करना मुश्किल होगा, दूसरों पे डिपेंड करना उसके लिए मुश्किल होगा, हमेशा वो एक मिसट्रस्ट में रहेगा कि नहीं शायद आई कैन नॉट डिपेंड ऑन देम। सो ये मतलब है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। छोटा सा बच्चा है, अगर वो ट्रस्ट, उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी उसकी नीड्स को अटेंड नहीं कर पा रहा है, कोई उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, उसको भूख लग रही है या उसने अपने कपड़े गीले किए हुए हैं, वो रोए जा रहा है रोए जा रहा है, नो वन इज़ कमिंग, कोई नहीं आ रहा उसकी नीड अटेंड करने, तो उस ऐसे में क्या होगा, मिसट्रस्ट डेवलप होगा। ओके, अब चलते हैं हमारी सेकंड स्टेज की तरफ, जो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी। 1 to 3 ईयर्स, ऑटोनॉमी का मतलब है अपने आप से कुछ काम करना। तो 1 से 3 साल के बच्चे जो कि टॉडलर्स होते हैं, वो आपने देखे हैं कैसे होते हैं, उनको वो चाहते हैं कि वो अपना काम खुद करें, ठीक है। अगर उनको खाना खाना है एंड मदर उनको खाना खिला रही है तो उनको क्या करना है, उनको स्पून अपने हाथ में पकड़नी है और खुद खाना खाना है, उनको अपने अपने टॉयज़ लेकर आने हैं, अपने कपड़े खुद लेकर आने हैं। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, देखो हर स्टेज का कुछ अपने चैलेंजेस हैं, अगर उनको पूरा अच्छे से कर पाते हैं, पेरेंट्स मिलके, जो भी और लोग हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और जो बच्चा है इटसेल्फ, अगर वो सब चीज़ें हो पा रही हैं तो पॉजिटिव हम कहते हैं कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया स्टेज का। देखो अब क्या है, बच्चा चाहता है कि वो अपने काम खुद करे, ठीक है। अब ऐसे में अगर पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, परफेक्टली तो नहीं करेगा अपने काम खुद, अगर कुछ खाना खा रहा है इसका मतलब ये तो है नहीं कि पूरा स्पून से कोई खाना गिरेगा नहीं, वो अच्छे से खा लेगा, नो। तो अगर पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं कि हाँ करो, और उसको प्रेज़ करते हैं कि वेरी गुड यू हैव डन इट बाय योर सेल्फ, तो ऐसे करने से क्या होता है, बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप होती है, ऑटोनॉमी डेवलप होती है, उसको लगता है, उसको समझ में आता है कि हाँ मैं कुछ कंट्रोल है मेरा चीज़ों पे। ओके, सो कंट्रोल ओवर हिज ओन एक्शंस, ठीक है, वो अपने काम खुद कर रहा है, अपने एक्शंस खुद ले रहा है, और डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस, ठीक है, कि मुझे अब ये खाना है या नहीं खाना है, तो डिसीजन मेकिंग वो खुद कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है और पेरेंट्स उसको प्रेज़ कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो आगे जाके भी वो अपने जो नए काम अगर उसको कोई करने हैं, अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखेगा, उसके एक्शंस पे उसका कंट्रोल होगा। ओके, ये हुई पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है, जो पेरेंट्स हैं वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपना काम खुद करने के लिए, सब उसको बिठाया हुआ है एक तरफ कि नहीं बस मैं ही करके दूंगी सारे काम। सो व्हाट विल हैपन, दिस चाइल्ड विल डेवलप शेम एंड डाउट, उसको लगेगा कि क्या मैं अपने काम खुद कर भी सकता हूँ, एक डाउट उसको हमेशा रहेगा अपने अंदर, सेल्फ डाउट। ओके, सेल्फ डाउट। और मान लीजिए बच्चा अपना काम खुद कर रहा है और पेरेंट्स ने उसको प्रेज़ नहीं किया, उसको डांट रहे हैं बार बार, उसको एक शेम वाली फीलिंग दिला रहे हैं कि नहीं तुमसे काम नहीं अच्छे से हो पाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, हमेशा अब आगे जाके वो लाइफ में कुछ भी काम करना चाहेगा तो उसको एक डर रहेगा, उसको एक शेम वाली फीलिंग आएगी कि नहीं शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्टेज की बात करें, स्टेज 3, इट इज़ 3 to 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स जो कि प्री स्कूल ईयर्स हैं, इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। अब यहाँ पे भी हम बात करें तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब क्या है, कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट और अदर्स।
अब यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, बच्चा चाहता है कि जब वो खेलते हैं बच्चे आपस में, तो आपने देखा होगा जब ये इस एज के बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो दूसरों को लीड करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे होगा, नहीं पहले मेरी टर्न आएगी, नहीं तुम मेरी टीम में नहीं हो तुम उसकी टीम में हो। तो ये क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट पे दूसरों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, तो ना व्हाट हैपन्स, देखो जो पेरेंट्स का और टीचर्स का रोल यहाँ पे होना चाहिए वो सपोर्टिव रोल होना चाहिए। करेक्ट करें जहाँ ज़रूरत है, और जहाँ बच्चे को छोड़ देना है कि हाँ लेट द चाइल्ड डिसाइड और लेट द चाइल्ड टेक द इनिशिएटिव, वहाँ पे उनको छोड़ देना चाहिए। जहाँ प्रेज़ की ज़रूरत है वहाँ प्रेज़ होना चाहिए, जहाँ एनकरेज करना है वहाँ एनकरेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं कुछ नहीं खुद करना है, हम करके देंगे, या मैं हूँ यहाँ पे मैं ही डिसाइड करूँगी। ओके, तो बच्चा क्या सीख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल सीख रहा है। अगर ऐसा होता है, अगर आप उसको अच्छे से वो एनवायरनमेंट दे पाते हो, हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाते हो, तो बच्चा सीखेगा कि हाँ मैं आगे जाके लीड कर सकता हूँ, दूसरों को लीड कर सकता हूँ, दूसरों को कंट्रोल कर सकता हूँ इन अ पॉजिटिव मैनर। और अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ दिस डजेंट हैपन, अगर टीचर्स और पेरेंट्स को ऐसा नहीं करने देते हैं, तो इस बच्चे में हमेशा एक गिल्ट और एक सेल्फ डाउट की फीलिंग बनी रहेगी। ठीक है, लैक ऑफ इनिशिएटिव की फीलिंग बनी रहेगी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, कुछ काम करने को दे दिया पर नहीं हो पा रहा है, काम शुरू कर ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि खुद के ऊपर डाउट है, खुद की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डाउट है, गिल्ट में ये इंसान जी रहा है बड़े होके, और कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इस तरीके से एरिक्सन ने बताया कि इस तरीके से जो साइको सोशल डेवलपमेंट है इस तरीके से अफेक्ट होता है एक इंसान का। अब चलते हैं फोर्थ स्टेज की तरफ, जो कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी है, जो कि हमारा 6 से 11 साल की एज का है। 6 to 11 ईयर्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, नई नई स्किल सीखना चाहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी, सॉरी, इंडस्ट्री को यहाँ पे लिया गया है कॉम्पिटेंसी के फॉर्म में। इंडस्ट्री का मतलब है कॉम्पिटेंट, कितना कॉम्पिटेंट हो, कितने स्किलफुल हो, कितनी नई नई गेम्स सीख रहे हो, कुछ नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हो। तो इसका मतलब है अगर पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ अच्छा है, वेरी गुड, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे में एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप होगा, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप होगा। एज एन एडल्ट उसके अंदर एक विश्वास होगा कि हाँ मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं कॉम्पिटेंट इनफ हूँ, मैं कर सकता हूँ किसी भी काम को। अगर ऐसा नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, ही विल ऑलवेज हैव दिस सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, अपने आप को दूसरों से हमेशा कम समझना। अगर ऐसा नहीं है, अगर हो गया, अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसको लगने लगता है कि नहीं, आई एम नॉट इन्फीरियर, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दिया 6 से 11 साल की एज में, दिस चाइल्ड विल ऑलवेज हैव दिस सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट स्टेज है हमारी स्टेज 5th, जो कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, जो कि टीन एज में है, एडोलेसेंट एज में है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन? देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने देखा है टीनेजर्स को, एडोलेसेंट्स को, तो वो कैसे होते हैं, उनको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, सबसे अलग एक आइडेंटिटी बनानी है। वो चाहते हैं कि हमें हर कोई उस आइडेंटिटी से पहचाने। अब वो पढ़ाई में एक अच्छा टॉपर बच्चा भी हो सकता है ना, उसकी आइडेंटिटी ये भी हो सकता है कि हाँ वो खेल में बहुत अच्छा है, पर्टिकुलर स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, किसी हॉबी में बहुत अच्छा है, लुक्स में बहुत अच्छा है। तो एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी दे वांट टू मेक, और इफ़ दे आर गेटिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट, अगर उनको इस चीज़ में सपोर्ट मिल रहा है कि वो अपनी एक अच्छी पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाएं, तो वेरी गुड। अगर नहीं होगा, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं,
कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही। देखो, आइडेंटिटी का मतलब ये भी है कि अपने बिलीव्स फॉर्म करना, अपने बिलीव्स फॉर्म करना, अपनी वैल्यूज़ फॉर्म करना, अपने विश्वास फॉर्म करना कि आप क्या चीज़ पे विश्वास करते हो, क्या आपके हिसाब से सही है, क्या आपके हिसाब से गलत है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। इफ़ दिस हैपन्स देन दे विल डेवलप एन आइडेंटिटी। अगर ऐसा नहीं है, दे विल बी कन्फ्यूज्ड, they will be confused about their own beliefs, identity, values. Okay, so this is the meaning of identity versus role confusion. As an adult, वो एक confused फॉर्म में अपीयर होंगे, नज़र आएंगे, अपनी वैल्यूज़ को लेके, अपनी बिलीव्स को लेके, अपनी सोच को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीमेसी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। जैसा कि पहले भी हमने बताया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड रिलेशनशिप्स, मेन काम है यहाँ पे क्लोज्ड रिलेशनशिप्स फॉर्म करना। नाउ अब इस स्टेज में आके क्या होता है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, स्टार्ट लुकिंग, सर्चिंग फॉर क्लोज रिलेशनशिप्स, इंटीमेट रिलेशनशिप्स। इफ़ दिस हैपन्स, अगर हो जाता है, इफ़ येस, then they will develop healthy relationships. Okay, they will develop healthy relationships. And if no, if it doesn't happen, they will feel, अच्छा यहाँ पे it is intimacy versus isolation. Intimacy versus isolation. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये स्टेज करेक्ट कर लो, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर नहीं होता है, दे विल फील आइसोलेटेड, सबसे अलग। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अलग, सबसे अलग रहना। तो अगर वो इंटीमेसी डेवलप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाएगा, नेगेटिव तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है दे विल फील आइसोलेटेड। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है, 7th, वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि आती है 40 से लेकर 65 ईयर्स तक। अब यहाँ पे क्या है, एक जो पर्सन है, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ फैमिली, नीड्स ऑफ फैमिली। अब क्या है, यहाँ पे काम है, मेन काम करना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जनरेट करना। और अगर ऐसा कर पाते हैं, अगर अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो दे विल फील इम्पॉर्टेंट, दे विल फील एज इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऑफ कम्युनिटी। उनको लगेगा कि हाँ, वो कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, सो दे विल फील स्टैग्नेंट, उनको लगेगा कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले मैं नहीं कर रहा हूँ, और अपनी फैमिली की नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ अर्न भी नहीं कर रहा हूँ। तो दे विल फील स्टैग्नेंट, रुका हुआ, एक ही जगह रुका हुआ, आगे नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट आती है जो हमारे पास लास्ट स्टेज है, वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जिसमें कि मेन काम है रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइफ दे हैव लिव्ड। किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है, किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी है। अगर उन्होंने अच्छी, फुलफिलिंग और एक हैप्पी लाइफ जी है, तो दे विल डेवलप ईगो इंटीग्रिटी। उनको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैंने अच्छी ज़िंदगी जी है और मैंने जो मेरे काम थे करने वाले वो किए हैं। इफ़ दिस डजेंट हैपन, तो उनको रिग्रेट होगा, ठीक है, दे विल बी हैविंग रिग्रेट, और वो डिस्पेयर में चले जाएंगे। डिस्पेयर मतलब बहुत ज़्यादा दुख और पछतावे को हम डिस्पेयर कहते हैं, दुख और पछतावा होना। एंड ये एक रीज़न हो सकता है कि एल्डरली जो पॉपुलेशन है या जो ओल्ड लोग हैं जो डिस्पेयर फील कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो हैव दिस डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस जब वो डिस्पेयर, जब वो अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनको कैसा लगता है, क्या वो सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हैं या फिर वो पछतावा महसूस करते हैं। Okay, so that is all about the stages. I hope all of you understood the 8 stages of psychosocial development. एग्ज़ाम में आएगा, इसी तरीके से एक्सप्लेन करके आप सारी चीज़ लिखेंगे, स्टेज के नाम ज़रूर लिखेंगे, एज ज़रूर लिखेंगे, और क्या क्या काम है वो ज़रूर लिखेंगे। नाउ
सो दैट्स ऑल. लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट MCQs. और MCQs सबसे पहला, एंड जब भी आप MCQ कर रहे हो प्लीज़ टेक पार्ट. MCQ जब भी अटेंड कर रहे हो अपने कमेंट ज़रूर लो, ज़रूर डालो और अपनी तरफ से ज़रूर सोचो इसका आंसर क्या होगा. तो एट विच स्टेज of Erickson's psychosocial development does an individual focus on establishing trust in the world? ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना कौन सी स्टेज के साथ एसोसिएटेड है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. हमारा आंसर क्या है? क्योंकि ट्रस्ट की बात स्टेज 1 में हुई है जो बर्थ से लेके 1 ईयर तक का है. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. सो हमारा आंसर ऑप्शन बी है. नेक्स्ट, which stage of Erickson's psychosocial development theory involves individuals reflecting on their life? अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते हैं टू डिटर्मिन वेदर दे फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और रिग्रेट. उनको फुलफिलमेंट फील हो रहा है या वो पछतावा फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं. जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, identity versus role confusion, trust versus mistrust. So answer is again option B, integrity versus despair. In the industry versus inferiority stage, which of the following is the primary goal for children? Industry versus inferiority हमने देखा, जिसमें कि उनको स्किल्स, नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई स्किल्स डेवलप करनी है. वो स्टेज में प्राइमरी गोल क्या है बच्चों के लिए? इस वाली स्टेज में डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, गेनिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अकम्पलिशमेंट है. अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स को ये बहुत बताते हैं और इनको अचीवमेंट की ज़रूरत भी होती है. मान लो किसी ने, टीचर ने इनको क्लास में प्रेज़ किया तो उससे बहुत खुश होते हैं और सबको आके बताते हैं. क्लास में इनको कोई रिवॉर्ड मिला, चॉकलेट मिली अच्छी मार्क्स की वजह से, तो दे विल बी वेरी हैप्पी और सबको आके बताते हैं. तो गेनिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अकम्पलिशमेंट. फॉर्मिंग स्टेबल रिलेशनशिप्स, ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज में है. एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि एडोलेसेंट में है. हमारा आंसर ऑप्शन बी है. According to Erickson, the challenge of finding a balance between intimacy versus isolation typically occurs in which age group? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपसे स्टेज का नाम भी पूछा जा सकता है, टास्क भी पूछा जा सकता है और एज भी पूछी जा सकती है. तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन टिपिकली कौन सी एज में होता है? एडोलेसेंट में होता है? नो, वहाँ पे तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है. अर्ली एडल्टहुड, येस, 20 to 40 ईयर्स में होता है. मिडल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है. लेट, जो कि 65 के बाद है, दैट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. येस, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. दीज थियोरीज, जितनी भी थियोरीज हम पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर एवरीथिंग, फॉर योर university exam, for your NORCET, for everything. Okay, so thank you everyone for coming and watching the class, and good luck for your studies.